जो एसएमएस कंपनी जो है, कई बार इलेक्शन आता है तो उसके मुद्दे उठाते लोग कि एसएमएस कंपनी बंद करेंगे, ताला लगाएंगे, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो एसएमएस कंपनी का एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उसके वजह से जो तकलीफ़ें खुद मेरे घर के अंदर वो चीज़ें मैंने मतलब अभी उसको झेल रहा हूँ तकलीफ़ को। आप एमआईएम पार्टी से थे और काफ़ी समय से, जब से एमआईएम जो है मुंबई में जो आई है उसके बाद से आप लगातार एमआईएम से बने हुए थे, तो फिर क्या वजह हो गई कि आज़ाद उम्मीदवार का आपने फॉर्म भरा? पार्टी के अंदर थोड़े इख्तलाफ होता है नीचे के लोगों के अंदर, जबकि असद साहब और अकबर साहब जो है वो एक अलग लेवल के लोग हैं और उनसे लोग मोहब्बत करते हैं और लोगों को मोहब्बत भी करना चाहिए। कुछ हिस्सेदारी अपने लोगों के लिए लेना है तो पावर में आना पड़ता है। मेरा मकसद पावर में आने का सिर्फ यही है कि मैं चाहता हूँ कि लोगों की मदद कर सकूँ। ये सब बहुत सारी चीज़ें हमारे दिल में रहती है मगर हम लोग कर नहीं पाते। लोगों को देख के बुरा लगता है कि यार ये तकलीफ़ में है, इसकी मदद करना चाहिए, लेकिन हम इतने ताकत नहीं होती हमारे पास कि हम उसकी हर मदद कर सकें। मैं ये चाहता हूँ कि जिस दिन मैं कामयाब हो जाऊँ उसके बाद आने वाले 5 साल में हमारे गवर्नडी के जितने भी हमारे हैं, चाहे वो मुसलमान, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम लोग वो देखें कि वाकई जब कोई सच्चा इंसान और सच्चा मुसलमान जब इलेक्शन जीत के आता है तो किस तरीके से हर मज़हब के लोगों का काम करता है। नुक्कड़ की चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। मेरे साथ महबूब शेख बात करने के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से जो है असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं और तमाम राजनीतिक पार्टी अपने अपने प्रचार में है, उसी बीच जो आज़ाद उम्मीदवार है वो भी जो है लड़ाई लड़ रहे हैं इस इलेक्शन में। और हमारे साथ महबूब शेख है जो कॉरपोरेशन में एमआईएम की लड़ाई लड़ चुके हैं इसी क्षेत्र से। बहुत बहुत स्वागत है महबूब जी आपका। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, किस मुद्दों को लेकर के जो आप चुनाव लड़ रहे हैं? इलेक्शन का मुद्दा मैं समझता हूँ कि खाली ये बोलने के लिए मुद्दा ही होता है, क्योंकि जो करने वाले होते हैं वो बोलते नहीं ज़्यादा। आप देखिए बड़े बड़े मैनिफेस्टो हर पार्टी अपना निकालती है, उसमें बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है तो कोई वादा पूरा नहीं करते हैं। ये हम लोग बचपन से हम लोग ये देखते हुए आ रहे हैं, तो हम लोग तो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, हम जानते हैं इधर की तकलीफ़ें क्या है और जो तकलीफ़ें हम लोग झेल रहे हैं ऑलरेडी। हमारे बच्चे, हमारे घर वाले, हमारे आजू बाजू के लोग, हमारे इलाके के लोग जो तकलीफ़ें झेल रहे हैं हम वो सब जानते हैं, तो उस पर हमको काम करना है। उसको बोल के या दोहरा के मैं नहीं समझता कि कोई मतलब है इस चीज़ का। तो मैनिफेस्टो क्या है आपका, क्या मुद्दे हैं आपके? मेरा जो मतलब जैसे कि अब मैं एक्चुअली मैं बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि हम करके दिखाने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन अगर आप बोल रहे तो मैं बताता हूँ। जैसे गंदगी जो है गवंडी की हालत ख़राब हो जाती है। कभी मैं एक छोटी चीज़ बता रहा हूँ, जैसे हम लोग कोई बाइक से जाते हैं ऐसे, तो अगर सफ़ेद शर्ट पहन के अगर हम यहाँ माड़ा कॉलोनी से निकलते तो छेड़ा नगर पहुँचने तक वो शर्ट काला पीला हो जाता है, धूल मट्टी इतनी उड़ती है, पॉल्यूशन हाँ हद से ज़्यादा मतलब इधर वो है। और सेकंड जो एसएमएस कंपनी जो है, कई बार इलेक्शन आता है तो उसके मुद्दे उठाते लोग कि एसएमएस कंपनी बंद करेंगे, ताला लगाएंगे, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो एसएमएस कंपनी का एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उसके वजह से जो तकलीफ़ें खुद मेरे घर के अंदर वो चीज़ें मैंने मतलब अभी उसको झेल रहा हूँ तकलीफ़ को। मेरे कुछ घर के मेंबर से उस चीज़ की बीमारी को, तकलीफ़ को हम लोग मतलब बर्दाश्त कर रहे हो उस चीज़ को। तो मैं कहीं ना कहीं मेरे दिल से है कि अगर मैं अल्लाह मुझे कामयाब करेगा तो सबसे पहला मेरा जो काम होगा वो एसएमएस कंपनी को बंद कराने का काम रहेगा। आप एमआईएम पार्टी से थे और काफ़ी समय से, जब से एमआईएम जो है मुंबई में जो आई है उसके बाद से आप लगातार एमआईएम से बने हुए थे, तो फिर क्या वजह हो गई कि आज़ाद उम्मीदवार का आपने फॉर्म भरा है? देखिए एमआईएम से बंधा हुआ था और आज भी मैं एमआईएम में ही हूँ। एमआईएम से मुझे मोहब्बत है और 2017 में भी इलेक्शन मैंने लड़ा, तो एमआईएम से 17 से लेके अभी तक मैं एमआईएम का साथ नहीं छोड़ा हूँ, मैं एमआईएम के साथ में हूँ। हाँ ये है बात कि मैं एमआईएम में किसी पोस्ट पे नहीं हूँ, मैंने मतलब कोई पोस्ट नहीं लिया अभी तक, क्योंकि ऐसा पार्टी की जो हर पार्टी में ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर थोड़े इख्तलाफ होता है नीचे के लोगों के अंदर, जबकि असद साहब और अकबर साहब जो है वो एक अलग लेवल के लोग हैं और उनसे लोग मोहब्बत करते हैं और लोगों को मोहब्बत भी करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कि अगर मैं भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन के इधर पे आया हूँ तो इसके लिए मैं एमआईएम की बुराई करूँगा या बोलूँगा कि बीजेपी की बी टीम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एमआईएम जो है वो हमारी अपनी पार्टी है, ठीक है। अभी पार्टी को ऐसा लगा उन्होंने किसी और को टिकट दिया है और मैं इसलिए इधर पे आया हूँ। मैं भी इसलिए लड़ रहा हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा इंशाल्लाह। और यहाँ की जो आवाम है उन्होंने मुझे कहा है कि नहीं आपको लड़ना है और आपको जीतना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत के फिर असद साहब से बात करके फिर इंशाल्लाह मैं वापस एमआईएम में ही जाऊंगा जीतने के बाद। अभी कल असद साहब आने वाले हैं, उनका एक प्रोग्राम यहाँ पर असद साहब का है, तो क्या मिलेंगे आप जा करके उनसे? पूरी कोशिश करेंगे मिलने की उनसे भी। लेकिन आप तो अभी अलग से इलेक्शन लड़ रहे हैं और फिर एमआईएम का भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है। कभी असद साहब ने आपको ऐसे बोल दिया कि आप एक काम करो, वापस कर दो और एमआईएम का साथ दो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि असद साहब ऐसा कुछ कहेंगे, क्योंकि मुझे बताना है कि मैं एमआईएम का कितना वफादार हूँ। आज भी आप मेरे ऑफिस के बैनर्स पे देखेंगे तो मैं खादिम मजलिस लिख के ही मेरा चलता हूँ मैं।
पहले ऐसे ऐसा कभी बोल दिया उन्होंने कि ठीक है आप बंद करो ये सब आपका दुकान और चलो एमआईएम का सपोर्ट करो, तो क्या करेंगे? नहीं तो मैं मिलना ठीक है? मिलना तो अपनी मोहब्बत है, एक कौम के कायद है उस हिसाब से मिलेंगे, और ऐसा कुछ नहीं कि मतलब पार्टी की तरफ से मिलेंगे, उनसे अपनी मोहब्बत के हिसाब से उनसे मिलना है। और रही बात इलेक्शन की, तो उनको बताएंगे जीत के इंशाल्लाह कि हम कितने बड़े वफादार है पार्टी के। अभी जैसे लास्ट टाइम से जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन था, बहुत टाइम से नहीं हुआ, अगर एमएलए में अगर चीज़ें नहीं समझ आती है, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती अपने हक में, तो क्या मतलब महबूब शेख जो है वो क्या कॉरपोरेशन लड़ेंगे फिर से? देखिए, हर एक उम्मीद तो हर किसी कोई ना कोई उम्मीद रहती है सबकी, और अगर हमको कुछ डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए और कुछ हिस्सेदारी अपने लोगों के लिए लेना है तो पावर में आना पड़ता है। मेरा मकसद पावर में आने का सिर्फ यही है कि मैं चाहता हूँ कि लोगों की मदद कर सकूँ। कि सब बहुत सारी चीज़ें हमारे दिल में रहती है मगर हम लोग कर नहीं पाते। लोगों को देख के बुरा लगता है कि यार ये तकलीफ़ में है, इसकी मदद करना चाहिए, लेकिन हम इतने ताकत नहीं होती हमारे पास कि हम उसकी हर मदद कर सकें। तो अगर हम एमएलए बनते हैं, कॉर्पोरेटर एमएलए, और जैसे भी हम किसी अहदे पे जाते हैं तो उसके ज़रिए हम लोगों की भलाई कर सकते हैं, जो कि हमें सिखाया भी गया है। और हम बचपन से उनकी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला का किस्सा सुनते, उनको पढ़ते हुए आए। तो मेरी बचपन से ख्वाहिश थी, जब मैं पढ़ता था उनको, कि काश अल्लाह एक मौका मुझे ऐसा दे कि मैं ऐसे लोगों की मदद कर सकूँ, उनके रास्ते पे बताए हुए जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला का जो रास्ता है उस रास्ते पे चल सकूँ। आज लोग एमएलए बन जाते हैं कुछ ताकत में आने के बाद, उनको ऐसा लगता है कि ये पोस्ट हमने ले ली है, अब कुछ करना नहीं है, 5 साल पैसे कमाना है और यही बस। लेकिन असल में यह है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या उन्होंने पैगाम दिए। जब वो खलीफा बने, दीन इस्लाम की जब खिलाफत उन्होंने मिली और खलीफा बने, तो उसके बाद उनका क्या सिस्टम कैसा था काम करने का। वो आधी रात को लोगों के तकलीफ़ को देखते थे, इलाकों में घूमते थे कि कौन परेशान है, कौन क्या है। आज कौन सा नेता या कौन सा पॉलिटिशियन या कौन सा अहदेदार इस तरीके से काम करता है। तो मुझे ये प्रेजेंस करके दिखाना है कि अगर कोई वाकई जो दीन को समझता है, अगर वो जीत के आता तो वो क्या कर सकता है। काफ़ी दीन से कनेक्टेड है आप, तो क्या लगता है आपको जो मौजूदा सरकार है, जिस तरीके से अभद्र बोलने की बात सामने आती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और मॉब लिंचिंग की चीज़ें सामने आती है, फिर ट्रेन में मुसलमानों को मारने की बात आती है, कैसा लगता है, कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, जब ये सारी चीज़ें आँख के सामने से आती है, गुजरती है, तो दिल मतलब बहुत दुखता है, दर्द होता है, तकलीफ़ होती है कि किस तरीके से आज हमारे मुल्क का माहौल हो चुका है। लोग किस तरीके से धर्म की राजनीति कर रहे हैं, नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं। हमें वो सब चीज़ें नहीं करना है। हम धर्म की राजनीति या नफ़रत की राजनीति नहीं, बल्कि मोहब्बत की राजनीति करना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जिस दिन मैं कामयाब हो जाऊँ, उसके बाद आने वाले 5 साल में हमारे गवर्नडी के जितने भी हमारे हैं, चाहे वो मुसलमान, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम लोग वो देखें कि वाकई जब कोई सच्चा इंसान और सच्चा मुसलमान जब इलेक्शन जीत के आता है तो किस तरीके से हर मज़हब के लोगों का काम करता है। और ये पैगाम हम पूरे हिंदुस्तान के जो दूसरी जो सरकारें जो भी है उनको बताना चाहेंगे, गवर्नडी में किस तरीके से लोग एक साथ में मिलकर रह रहे हैं और उनको किस तरीके से बेनिफिट मिल रहा है। वो चाहे किसी मज़हब का होने दो, उनको बेनिफिट दे के उनको हम बताएंगे कि नहीं, इस तरीके से नहीं, इंसानियत का पैगाम जो हमको इस्लाम सिखाता है वो इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे तो मतलब सारे ही लोग हैं, सब धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, क्या सपोर्ट करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में मैं एमआईएम से इलेक्शन लड़ने के बाद भी मुझे यहाँ के जो हमारी कॉलोनी के थे और जो मंडाले के लोग थे, वो हर मज़हब के लोगों ने मुझे उस वक्त वोट किया है। जबकि एमआईएम में ऐसा था कि ज़्यादातर आप देखे रहेंगे कि मुस्लिम पार्टी के नाम से उसको जाना गया है, फेमस किया गया है। हालांकि एमआईएम तो सबके लिए काम करती थी, और मैं उसको लोगों को, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, वो हर मज़हब के में कोई है अपना जय भीम के मानने वाला है, कोई मराठा समाज का है, तो वो लोग सब मुझसे मोहब्बत करते हैं। आप मेरा अगर ऐसा सर्वे भी करेंगे लोगों के अंदर, वो हर मज़हब किसी से ही पूछेंगे तो वो यही बताएंगे कि ये जो है शख्स, ये मोहब्बत करने वाला लड़का, ये धर्म या किसी को तकलीफ़ नहीं। मेरा रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस कॉलोनी में करीब 22 साल हो गए मुझे, और आप किसी एक बंदे से भी मतलब नहीं सुनेंगे कि ये किसी को इसने या उल्टा बोला या गाली दिया या परेशान किया या किसी का माल लुट के खा लिया, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो वो जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, उन्होंने सबने मुझे कहा कि भाई अब आपको लड़ना है इलेक्शन, हम आपके साथ में, आप लड़ो, इंशाल्लाह हम दिखाएंगे। मैं इनको बोला कि सामने से मैं इनको बोला कि देखो, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, मैं इतना बड़ा पैसे वाला तो हूँ नहीं, क्योंकि एमएलए इलेक्शन है, आप समझते कि इलेक्शन में कितने खर्चे होते, क्या होते। तो लोगों ने मुझे सामने से कहा कि नहीं, हम आपके पीछे पैसे तक डोनेट करेंगे, हम लगाएंगे 2, 5, 10 हज़ार, 50 हज़ार, जो लगता है हम अपनी जेब से लगाएंगे, लेकिन आप इलेक्शन लड़ो। तो ये लोगों की मोहब्बत है, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ऐसे इलाके में स्थानीय लोग ऐसे कहते हैं कि जो बड़े बड़े चेहरे से नवाब मलिक है, अबू आसिम आज़मी है, मोहम्मद सिराज शेख है, और अलग अलग लोग हैं, अतीक शेख भी है, अतीक खान एमआईएम से है, तो जो लोग जो इंडिविजुअल फॉर्म भरते हैं, जैसे आज़ाद उम्मीदवार जो लोग हैं, तो लोग बोलते हैं कि ये वोट कटवा है, ये वोट काटेंगे।
तो जो बेचारे जो लोग भरते हैं फॉर्म, जिनको उम्मीद होती है कि शायद हम जो है कोई टिकट नहीं दे रहा है लेकिन हम ऐसे जा कर के जीत सकते हैं, तो इस तरीके के जो इल्ज़ाम लगते हैं उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सियासत में इल्ज़ाम लगना वाजिब है, तो हम लोग उसको खुद को पहले तैयार करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। हम जानते हैं कि लोग हमें इल्ज़ाम लगाएंगे, इसी तरीके से बातें करेंगे। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है। जैसे अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसके अंदर करीब कई 6 या 7 के करीब कुछ एमपी इलेक्शन इंडिपेंडेंट जीत के आए ले। यानी अगर एक बंदा एमपी इलेक्शन जीत सकता है इंडिपेंडेंट, तो ये एज एज उम्मीदवार में एमएलए तो जीत ही सकता है आराम से, कॉर्पोरेशन जीत सकता है एमएलए, तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, लोग किसके साथ में ये इंपॉर्टेंट करता है, पार्टी से नहीं मायने रखता है, लोग किसके साथ में, आपका चेहरा किस तरीके से है। बाकी इल्ज़ाम तो लगते रहेंगे, और अगर वो सोचेंगे तो हम शायद अपनी सांस भी लेना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पर जीना भी मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या लगता है, जैसे अबू आसिम आज़मी है, बहुत बड़ा चेहरा है, नवाब मलिक मंत्री रह चुके हैं, वो भी बहुत बड़ा चेहरा है, फिर वसीम जावेद उनके जो पिताजी थे वो मंत्री थे, अब वो भी एक अच्छा बड़ा चेहरा है। उसके बाद फिर अतीक है, क्योंकि एमआईएम का टैग लगा है तो एक और एक ब्रांड का भी वैल्यू होता है। तो उनके बीच में आप अपने आप को कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है कि कैसे आप करेंगे, कैसे फाइट टफ होगी नहीं होगी? देखिए, अब वो अल्लाह अपनी हम मेहनत करेंगे, जो कुरान में जैसा फरमाएंगे, कोशिश करना तुम्हारा काम है, कामयाबी मिलना नहीं मिलना है अल्लाह के हाथ में। तो हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि बड़े बड़े लोग इधर पे मेरे सामने खड़े रहे इलेक्शन में, बड़ी बात नहीं करूँगा कि नहीं कुछ नहीं होने वाला है, मैं एक तरफा जीत के आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, जो हम ग्राउंड पे कर रहे हैं। आज भी कई सारे लोगों से मैंने मिला हूँ और सबसे मतलब प्यार और मोहब्बत मुझे मिल भी रहा है। और ठीक है, वो उनके दौलत पे और सब चीज़ पे भरोसा है, वो लड़ रहे हैं इलेक्शन और करोड़ों जो भी खर्च करते रहेंगे वो XYZ। मेरे पास उतना नहीं है, मगर मैं सिर्फ अल्लाह के भरोसे पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ और लोगों की मोहब्बत और उनके साथ के लेके मैं आगे इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूँ। क्या क्या लोगो मिला है आपका, क्या नंबर है? मेरा जो लोगो मिला है मुझे, वो सेब मिला है, एप्पल। वो जो मशीन में जो 16 नंबर मुझे मिला है, यानी जो मशीन रहेगी उसकी आखिरी जो बटन है मशीन का, 2 मशीन लगने वाली है क्योंकि 22 कैंडिडेट है, तो जो आखिरी एक पहला मशीन में जो फर्स्ट बैलेट में जो सबसे आखिरी नंबर है 16 नंबर, उसमें जो है कि वो सेब का निशान है। तो मैं यही चाहूँगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग दबाएँ और जिताएँ। अच्छा, एक और सवाल रहेगा मेरा कि जैसे SMS कंपनी है, डंपिंग ग्राउंड है, जो इलाके में लोगों का ऐसा ही है कि हर कोई उसी के ऊपर बात कर रहा है, सिर्फ वही मुद्दा लगता है आपको गोवंडी में कि और भी कोई मुद्दे हैं, नशा और ये तीनों चीज़ों को मिला के? देखिए, मुद्दे मैं बताया ना, गवर्नमेंट में काफ़ी सारे मुद्दे हैं, लेकिन मसला यही है ना कि आज हर कोई इसी की खाली बात कर रहा है। मैं एक्चुअली अपनी बात पूरी नहीं हो पाई थी तभी। लड़कियों के लिए ख़ास करके इधर पे यूनिवर्सिटी कॉलेज होना चाहिए। एक यूनिवर्सिटी बाजू में जगह बहुत सारी पड़ी हुई है, या लोग आप देख रहे हो घर कब्ज़ा करके लोग घर बना रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि उधर पे कोई अच्छी कॉलेज बने, बड़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज बने, एक बड़ा हॉस्पिटल बने जिसमें मतलब सारी फैसिलिटी हो। आज भी अगर कोई तकलीफ़ होती है तो शताब्दी जाओ, उसमें भी दवाई वगैरह मिलती नहीं है बराबर से। राजावाड़ी जाओ तो वो सोनोग्राफी कराना है, CT स्कैन कराना हो तो उसमें भी बड़ी तकलीफ़ है। कई महीने का लोग नंबर देते हैं कि इतने दिन के बाद तुम्हारा नंबर आएगा, तब तक तो मरीज़ की हालत क्या होगी, वो बचेगा नहीं बचेगा भी नहीं पता है। साइन में जाओ तो यानी इधर एक अच्छा हॉस्पिटल भी अभी तक नहीं बना है, मतलब जहाँ तक। तो अभी से यहाँ पर अबू आसिम आज़मी 15 सालों से विधायक थे, तो क्या लगता है आपको, मतलब जो लोग हैं यहाँ पर, अबू आसिम आज़मी जिस तरीके से विधायक थे, फेलियर लगता है आपको? देखिए, उनकी क्या कोशिश थी, वो उन्होंने क्या किया वो खुद जानते हैं वो, और आवाम भी जानती है चीज़ के लिए। और कभी उनके रहते हुए काम हुआ नहीं हुआ, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है अभी और काम होना बाकी है, अभी बहुत सारे काम बाकी है। हाँ, जो मेन काम है, जो देखिए सड़कें थोड़ी बन जाना, वो सब चीज़ें एक अपनी जगह पर है। वो एक तो नगर सेवक भी करता ही वो सारी चीज़ें कर सकता है और करता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट्स काम है, जैसे स्टेट जब MLA बनते तो उसमें स्टेट लेवल का कुछ काम होता है, जैसे कुछ सारे बिल पास कराना पड़ता है, अलग अलग बिल्स होते हैं, उनको उसके लिए लड़ना होता है अपने को, तो वो उस पर कितना काम हुआ नहीं हुआ वो देखना ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरत है अभी। नशा तो ऐसा नहीं कि अब ये बोलेंगे अपन हर घर में। मैं किसी का इंटरव्यू सुन रहा था, किसी कैंडिडेट ने कहा कि हर घर में नशा हो रहा है, तो ऐसे चैनल पे आपने देखा वो इंटरव्यू? ही चैनल पे एक इंटरव्यू में किसी ने कहा कि गवंडी में हर एक घर में नशा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हर घर में नशा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी 80 से 90% से ज़्यादा लोग इधर पे जो नशा वगैरह नहीं करते, कुछ लोग हैं नशा करते हैं। हाँ, ये है कि नशा बेचने का ज़्यादा इधर पे चलन चल गया है, बेचने वाले नशा बेचने वाले ज़्यादा है यहाँ पर। हाँ देखो, ये चीज़ आप देख सकते हो। और एक चीज़ ये देखो, पूरे गवंडी के अंदर एक हमारी माहड़ा कॉलोनी ऐसी है जहाँ पर मैं रहता हूँ। माहड़ा कॉलोनी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक भी जगह पर इधर नशा बेचने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इधर देते ही नहीं है नशा बेचने किसी को। कोई नशा क्या करते हैं आप लोग? नशा जो बेचने वाले अगर शुरुआत भी करते हैं तो क्या करते हैं, कैसे रोकते हैं आप? क्योंकि ये तो एक सीख है।
हम लोग करीब साल भर पहले की बात है, एक लड़का आया था नशा बेचने के लिए पीछे बिल्डिंग की तरफ, 97 बिल्डिंग के पास। तो हम लोग को जब पता चला तो हम लोग सब उसके पास गए, उसको बोले कि देख हमारे इधर ये सब चीज़ नहीं चलेगी, अगर तू कुछ भी करता है तो फिर हम लोग तेरे पर बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं और इधर ये सब चलने देंगे नहीं। और जो लड़के थे, जो कॉलोनी के लड़के, उनको सबको बुला के हमने बोला गया और अल्हम्दुलिल्लाह सब लड़के भी सुन लियो बात को, और वो जो नशा बेचने के लिए आए थे उन लोग समझ गए कि हमारी दाल गलने वाली है, तो वो लोग चले गए ऐसे। जिस तरीके से हम महाड़ा को हम लोग नशे से बचा के रखे, अल्लाह ने चाहा अगर हम जीत के आ गए तो उसी तरीके से हम पूरे गवंडी को बचाएंगे, क्योंकि पावर लगती है उसके लिए भी। मुझे 3 ऐसे बड़े काम बताओ, या उससे ज़्यादा आप बता सकते हो कि क्या 3 काम आपके बड़े रहेंगे। SMS कंपनी, यूनिवर्सिटी, लेडीज़ कॉलेज, और लड़कियों, खास करके लड़कियों के लिए, क्योंकि बुरके वगैरह का मसला ये होता है, ये हमारी कमज़ोरी है। अगर कई बुरके पहनने पाबंदी लगा रहे कॉलेज वाले तो ये हमारी कमज़ोरी, क्योंकि देखिए मुसलमान कौम के पास इतना पैसा है, हर साल करोड़ों अरबों रुपये ज़कात निकलता है, मगर वो ज़कात का सही इस्तेमाल नहीं होता है, जिसकी वजह से आज हम परेशान हैं। हमको जाना पड़ रहा है ऐसे कॉलेज में जाओ, लोग पाबंदी लगा रहे। अगर वही हमारे खुद के कॉलेज होंगे तो हम क्या पाबंदी लगाएंगे उस चीज़ के ऊपर। तो ये खास करके होना चाहिए, जिसके पास पैसे उसको तो खुद आगे बढ़ के आना चाहिए, उसको फ़ंड का भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। बहुत सारे हैं कैंडिडेट हमारे, इनको अल्लाह ने बहुत सारी दौलत से नवाजा है, वो चाहे तो मैं समझता हूँ कि वो खुद के पैसे से भी अपना कॉलेज वगैरह बना सकते हैं ऐसे, क्योंकि गवंडी में इतनी बड़ी आबादी है, कई सारी लड़कियाँ जो जाती है आचार्य कॉलेज वगैरह, भी बीच में आचार्य कॉलेज में मसला हो गया था, फिर नारायण गुरु, तो वो कॉलेज वगैरह बनाना चाहिए। तो उस पर नहीं ध्यान है यहाँ पर लोगों को, खाली जैसे इलेक्शन आएगा तो हमको पैसे खर्च करना है, इलेक्शन जीतना है, फिर 5 साल तक खाली कौम का नारा लगाना और करना कुछ नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। सेकंड चीज़ है कि इधर कॉलेज होना चाहिए, लेडीज़ कॉलेज, हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए यहाँ पर, और नशा एकदम ख़त्म कर देना चाहिए पूरी तरीके से। साफ़ सफाई, धूल मट्टी वगैरह जो इतनी उड़ती है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। आप देखिए हम लोग जाते कभी राउंड मारने, सब दादर वगैरह चले गए, लाल बाग चले गए, अलग हवा में फ़र्क है वहाँ पर, हवा में भी फ़र्क है। और सेकेंड ये चीज़ है ना कि अगर दादर में मैं बता तो या तो आप गली वगैरह में आपको चरस, गांजा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिल भी जाती है जो बेचन लोग, लेकिन आप दादर में आके ना कोई गुटखा तो खरीद के दिखा नहीं सकते आप, और मिलता ही नहीं है दुकान में। किसका फेलियर है यहाँ पे अपने इलाके में? ये फेलियर है ना किसी को तो फेलियर है, जो जानते हो लोग कि किसका फेलियर है। किसका फेलियर है? जाके जो जिसके हाथ में पावर है, ये फेलियर उसका ही है जिसके हाथ में पावर है। पावर होने के बाद अगर हम कुछ नहीं कर रहे, ये उसका नतीजा है ना। उधर पे भी वहाँ के जो कैंडिडेट है, वो लोग, वहाँ के जो लोग हैं, मतलब वो लोग एक्टिव है उतने कि वो लोग गुटखा तक बेचने दे रहे नहीं है। अगर कोई गुटखा बेचेगा तो पुलिस तुरंत आके उसको पकड़ लेगी। और हमारे यहाँ ऐसा है कि मतलब कई तो मैंने सुना हो कि मेडिकल वगैरह के अंदर भी आप नशा बेचा जा रहा है गवंडी के अंदर। तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों से कैसे अपील करेंगे? लोगों से तो मेरी इतनी सी अपील है कि आप समझे कि कौन आपके वाकई आपके दिल में दर्द रख के आपके लिए काम कुछ करना चाहता है। मैं बहुत बड़ी बोल तो नहीं बोलूँगा, मगर मैं जानता हूँ कि मेरे दिल का हाल तो अल्लाह जानता है। और मैं वो मतलब मैं अपने मुँह से अगर अपनी तारीफ़ करूँ तो गलत हो जाएगा, लेकिन मैं वही वो इंसान हूँ जिसको मतलब ये आप जो दाढ़ी देख रहे हो, इस दाढ़ी के लिए मैंने काम छोड़ा, मतलब क्योंकि मैं आपको खाली छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूँ। हम लोग छोटे थे तो मेरे साथ दोस्त लोग 6-7 जन हम लोग जॉब करने के लिए हम लोग मैकडोनल्ड में जा रहे थे, मैकडोनल्ड के अंदर। तो सारे दोस्त लोग जब इंटरव्यू वगैरह हुआ तो उन्होंने बोले तुम्हारी ये काम तुमको मिल जाएगा, लेकिन आपको दाढ़ी रखना नहीं पड़ेगा। तो उस वक्त मैंने वो काम सिर्फ दाढ़ी के लिए मतलब छोड़ दिया था। तो मेरे दोस्त लोग ने, जो बाकी जो मेरे 5 दोस्त थे वो तो उधर लग गए दाढ़ी वगैरह निकाल के, लेकिन मैं नहीं लगा। 17-18 साल की मेरी उम्र थी, स्कूल वगैरह का टाइम। तो उसके बाद में सब मेरे दोस्त लोग ने बोले कि अरे यार कर लेना, मतलब थोड़ा पॉकेट मनी के लिए ऐसा हो जाएगा। तो मैंने बोला नहीं, हाँ दाढ़ी के लिए काम छोड़ो, अल्लाह मुझे इससे बड़ा कुछ मकाम देगा। और वैसा ही हुआ। आज मेरे वो दोस्त लोग के छोटे मोटे काम में बिजनेस कर रहे और मैं आपके सामने इधर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये अल्लाह की कुदरत है और इसकी इज़्ज़त है बस। तो ये महबूब शेख थे हमारे साथ, जो आज़ाद उम्मीदवार है और शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा से इलेक्शन चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 23 तारीख को क्या रिज़ल्ट आते हैं और जनता किसको चुनती है। मैं आमिर, नुक्कड़ न्यूज़।